नमस्कार, मैं कमल कौशिक। आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। बुलेटिन की शुरुआत एक अहम खबर से। दिल्ली से बड़ी खबर है। नीति आयोग की आज 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। लक्ष्य है 2047। इसका टारगेट को लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही है, एनडीए आगे बढ़ रहा है। ये इस मौजूदा सरकार का नारा है कि विकसित भारत बनाना है। इसी पर फोकस रहेगा इस नीति आयोग की बैठक में। कई अन्य मुद्दे भी हैं जिन पर भी बैठक में विस्तार से चर्चा होगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान इस बैठक में शामिल नहीं होंगे, ऐसी जानकारी मिली है। जानकारी तो ये भी है कि हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी शामिल नहीं होंगे। हालांकि देखने वाली बात है कौन कौन से मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होते हैं। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री तो बैठक में पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, लेकिन ऐसे मुख्यमंत्री जो दूसरी पार्टियों की सरकार में मुख्यमंत्री हैं, उदाहरण के तौर पर आप पंजाब और हिमाचल को ही देख लीजिए, कर्नाटक को देख लीजिए। देखने वाली बात है क्या वो मुख्यमंत्री भी इस बैठक में पहुंचेंगे या नहीं। ये भी एक चर्चा का अलग विषय बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक है 9वीं गवर्निंग काउंसिल की। मीटिंग में 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र कैसे बनाया जा सकता है, इस पर ज्यादा फोकस है। और इसी कड़ी में आज कई अहम विषयों पर भी बातचीत होने वाली है। आइए आपको बताते हैं कि कौन कौन से राज्य के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल नहीं होने वाले, इस पर भी नजर डालते हैं। इस बैठक में 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने आने से इनकार कर दिया है। इनमें तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, जैसे कि हम जिक्र कर रहे थे, पंजाब, केरल और झारखंड शामिल है। हालांकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस बैठक में शामिल होंगे। उन्होंने ये कहा कि वो बजट 2024-25 में राज्यों के साथ हुए भेदभाव का मुद्दा इस बैठक में उठाएंगे। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में विकसित भारत एक्ट 2047 को लेकर चर्चा की जाएगी। भारत को विकसित बनाने के लिए राज्यों की भूमिका पर भी चर्चा होगी। नीति आयोग का यह भी कहना है कि देश $5 ट्रिलियन की जीडीपी के साथ दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। भारत 2047 तक $30 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को हासिल करेगा। यह भी बड़ा टारगेट है। राजा पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम जानकारी भी हासिल करते हैं नीति आयोग की इस बैठक को लेकर। राजा, एक अलग विषय भी अब चर्चा का विषय बना हुआ है। वो सब्जेक्ट है मुख्यमंत्रियों का ना आना। वो मुख्यमंत्री जो बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन ममता बनर्जी इसके इतर अलग सोच के साथ इस बैठक में शामिल भी होने जा रही हैं। हिमाचल प्रदेश और पंजाब के मुख्यमंत्री भी राजा पटेल इस बैठक में नहीं पहुंच रहे। असल वजह सबसे पहले तो मैं यही जान लेता हूं, क्या आप मान रहे हैं क्यों ऐसे राज्य के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल नहीं हो रहे जो बीजेपी की आलोचना करते हैं या दूसरी पार्टी से संबंध रखते हैं? उन पार्टियों की सरकार जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, उन राज्यों के मुख्यमंत्री क्यों इस बैठक में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे? सबसे पहले तो इस सवाल का जवाब ही आपसे हम जानते हैं। मुख्यमंत्री हैं वो इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। और जाहिर तौर पर जिस तरीके से आज की जो नीति आयोग की बैठक है, सभी जो मुख्यमंत्री हैं वो पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी भी पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से हिमाचल के मुख्यमंत्री जरूर पहुंचे हैं, पर नीति आयोग की बैठक में वो शामिल नहीं होंगे। कल उन्होंने स्थिति स्पष्ट कर दी थी कि वो नीति आयोग की बैठक में नहीं पहुंचेंगे। हालांकि वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं करेंगे। इसी तरीके से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने भी कह दिया कि वो नीति आयोग की बैठक में नहीं पहुंचेंगे। मुख्य जो वजह है जो केंद्र भेदभाव, हालांकि नीति आयोग की बैठक 2047 के लक्ष्य को लेकर चल रही है। किस तरीके से पूरे भारत में राज्यों में किस तरीके के सहयोग केंद्र करे, क्या क्या रूपरेखा इस बैठक में 9वीं बैठक में तैयार होगी। और बड़ी बात ये कि ममता बनर्जी इस बैठक में शामिल हो रही हैं, वो नीति आयोग की बैठक के लिए पहुंच चुकी हैं। और इस तरीके से सभी जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री वो पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से ये बड़ी बैठक नीति आयोग की, क्योंकि पीएम मोदी अब से कुछ देर में पहुंचेंगे और बैठक शुरू होगी, तो काफी महत्वपूर्ण ये नीति आयोग की बैठक देखने को मिल रही है। जी
आपने कहा कि 2047 के लक्ष्य को लेकर इस बैठक में विस्तार से चर्चा होगी। ममता बनर्जी का आना और ये कहना कि वो बजट को लेकर खास तौर पर अपनी बातों को रखेंगी। विपक्ष एक मुद्दा उठा रहा है, आप जानते हैं राजा पटेल, ये मुद्दा ये है कि दूसरे राज्यों से भेदभाव किया गया है इस बजट में। आपको लगता है कि राजनीतिक तौर पर जो कदम ममता बनर्जी उठा रही हैं और ये इंडिया गठबंधन से अलग एक कदम रखता है, क्योंकि पहले भी ऐसे कई फैसले हैं इंडिया गठबंधन के जिनके साथ सीधे तौर पर ममता बनर्जी किनारा करती नजर आती है। ये उनकी रणनीति आपको कैसे लगती है और राजनीतिक तौर पर क्या ममता बनर्जी के लिए ये सकारात्मक तरीके से फायदेमंद साबित हो सकती है, या फिर आपको लगता है कि उनका एक अलग अंदाज है कि वो अकेले अलग चलना चाहती हैं और विपक्ष में भी अलग भूमिका रखना चाहती है, अलग से और बड़ी भूमिका? और बिल्कुल देखिए, जाहिर तौर पर ममता बनर्जी दिल्ली पहुंची और नीति आयोग की बैठक में भी वो पहुंच चुकी है। पर जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की हम बात कर रहे हैं, ममता बनर्जी ने पहले ही स्थिति स्पष्ट कर दी कि इंडिया गठबंधन का वो हिस्सा नहीं है। हालांकि कई मुद्दे हैं जो कि बाहर से इंडिया गठबंधन का ममता बनर्जी समर्थन कर रही है। बात रही नीति आयोग की बैठक में वो राज्यों के साथ जो भेदभाव हुआ है, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल को इस बजट में कुछ नहीं मिला, तो उसको लेकर अपनी बातें ममता बनर्जी रखती हुई नजर आएंगी पीएम मोदी के आगे। इससे पहले भी बंगाल में विकास कार्यों को लेकर और केंद्र से सहयोग काफी लंबे समय से ममता बनर्जी की सरकार को नहीं मिला, तो उसको लेकर ये इस बैठक में वो शामिल हो रही है। उन्होंने स्थिति स्पष्ट की है कि मैं अपने राज्य की तरफ से अपनी बातें इस नीति आयोग की बैठक में रखूंगी, और जिस तरीके से पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक है तो जाहिर तौर पर उसका प्रभाव भी पड़ेगा। इसी तरीके से जो बैठक है, ममता बनर्जी भी इस बैठक में पहुंच चुकी है। अब से कुछ देर बाद ये बैठक शुरू होने वाली है। हरियाणा के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में पहुंच चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में पहुंच चुके हैं। बात रही कि जो राज्य इस बैठक में नहीं पहुंचे हैं, मैं आपको बता दूं कि 7 ऐसे राज्य हैं जो कि इस बैठक में नहीं पहुंचे हैं। बड़ी बात ये कि हिमाचल, क्योंकि हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पीछे जब दौरे पर दिल्ली आए थे तो उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की थी और हिमाचल के विकास कार्य को लेकर, चाहे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की बात करें, गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, सभी जो केंद्रीय मंत्री उनसे वो मुलाकात करके गए। पर उसके बावजूद भी नीति आयोग की बैठक में हिमाचल के मुख्यमंत्री शामिल नहीं हो रहे। तो ये एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है कि किस कारण से, क्योंकि इंडिया गठबंधन के तहत ये फैसला लिया गया था कि सभी जो सहयोगी पार्टी हैं जिनके मुख्यमंत्री राज्य में है वो नीति आयोग की बैठक में नहीं पहुंचेंगे। तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान भी नीति आयोग की बैठक में नहीं पहुंच रहे। तो जाहिर तौर पर आज की जो ये बैठक है काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2047 का लक्ष्य इस बैठक में तय किया जाएगा। वहीं जिन राज्यों को जरूरत है केंद्र की, तमाम चाहे विकास कार्यों की बात करें, फंडिंग की बात करें, वो भी अपनी अपनी बातों को रखते हुए नजर आएंगे। जी हमारे साथ बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। आगे बढ़ते बात करते हैं बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री की बैठक की। जी हाँ, आज एक बड़ी बैठक है। आज और कल 2 दिन ये बैठक चलेगी। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। बड़ी बात यह है कि पीएम नरेंद्र मोदी खुद इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम से फीडबैक लेंगे। बीजेपी मुख्यालय में बैठक है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। राजा पटेल हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे बातचीत करते हैं। मुद्दे कौन कौन से, चर्चा किन विषयों को लेकर होगी, ये बड़ा सवाल है, जवाब लेते हैं उनसे। राजा, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री की बैठक, प्रधानमंत्री खुद इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। किस तरह का फीडबैक लिया जा सकता है, क्यों ये बैठक बुलाई गई है, इसके पीछे की असल वजह क्या मानते हैं? और बिल्कुल देखिए, काफी महत्वपूर्ण ये बैठक है। शाम को 4 बजे भाजपा मुख्यालय में पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक होगी। सभी जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं और डिप्टी सीएम वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। जाहिर तौर पर जिस तरीके से जिन जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव है उन पर फोकस किया जाएगा कि आगे विधानसभा चुनाव में भाजपा के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, मंत्री हैं, वो लोगों के बीच किस तरीके से पहुंचे, इसको लेकर इस बैठक में रूपरेखा तैयार की जाएगी। वहीं आगामी विकास कार्यों को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से अलग अलग राज्यों के जो मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे हैं और शाम को 4 बजे बैठक में शामिल होंगे, तो जाहिर तौर पर काफी महत्वपूर्ण ये बैठक है, क्योंकि केंद्र की तरफ से बजट भी इस बार देखने को मिला है। तो जाहिर तौर पर बजट को लेकर भी चर्चा होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में शामिल होंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी इस बैठक में शामिल होंगे। बिहार से
से बात करें तो बिहार से भी जो मुख्यमंत्री हैं वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। तो जाहिर तौर पर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएमओ को दिल्ली बुलाया गया था। और आज की जो ये बैठक है काफी महत्वपूर्ण, हालांकि 2 दिवसीय ये बैठक है, आज और कल 2 दिन ये बैठक देखने को मिलेगी। जाहिर तौर पर जो फोकस रहेगा वो यही रहेगा कि जो चुनावी राज्य हैं, चाहे महाराष्ट्र की बात करें, झारखंड की, जिस तरीके से हरियाणा में भी अभी विधानसभा चुनाव है, कि वहां पर किस तरीके से मजबूती के साथ भाजपा की कार्यकर्ता नेता ग्राउंड पर जाएं, लोगों के बीच जाएं, उसको लेकर रूपरेखा बनती हुई नजर आएगी। और जाहिर तौर पर आज की बैठक से पहले कल भी एक बड़ी बैठक दिल्ली में देखने को जी राजा, आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे हम डिटेल लेते रहेंगे इस बैठक को लेकर भी। फिलहाल आगे हमें बढ़ना होगा, एक और महत्वपूर्ण खबर है, उस खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की तैयारी में हरियाणा सरकार लग रही है। सरकार ने 9 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है। उनमें कच्चे कर्मचारियों की आस बढ़ गई है, जो लंबे समय से मांग उठा रहे थे कि उनको पक्का किया जाए। 8 सीनियर IAS अधिकारियों को कमेटी में शामिल किया गया है। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि 9 सीनियर IAS इस पर विचार करेंगे, मंथन करेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे संभव है, क्या प्रक्रिया रह सकती है। शुक्रवार को कमेटी की पहली मीटिंग भी हुई है। ऐसे में ये कमेटी आगे बढ़ते हुए बहुत तेजी से काम करेगी और चुनाव से पहले क्या कोई बड़ी सौगात कच्चे कर्मचारियों को पक्का करके सरकार देने वाली है, सवाल बड़ा है। आप जरूर दिलचस्पी इस खबर में लेने वाले हैं, क्योंकि बहुत अहम डिटेल के साथ हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। उनसे बातचीत करते हैं। जितेंद्र, ये बहुत अहम खबर है। कच्चे कर्मचारी लंबे समय से डिमांड कर रहे हैं कि वो पक्के हो, उनको सरकार की सुविधाओं का पक्का फायदा मिले, गारंटी मिले। ये उनकी एक बड़ी डिमांड हमेशा से रही है। मैं आपसे जानना चाहता हूं जितेंद्र, कच्चे कर्मचारी वो कौन से हो सकते हैं जिनको पक्का किया जा सकता है, क्या क्राइटेरिया रह सकता है, किस तरह से ये कमेटी आगे बढ़ेगी? क्या हम ये मानकर चले कि चुनाव से पहले ही या आने वाले वक्त में बहुत जल्द ही इस पर कोई ना कोई कमेटी फैसला लेकर सरकार को रिपोर्ट सौंप सकती है और फिर सरकार भी इस पर विचार करके जल्द निर्णय ले सकती है? बहुत अहम सवाल है ये उन लोगों के लिए भी जो इसमें दिलचस्पी रख रहे हैं। देखिए कमल, बिल्कुल ये एक अपने आप में अहम और बड़ी खबर कही जा सकती है उन तमाम कच्चे कर्मचारियों के लिए जो लगातार इस बात की बाट जो रहे थे कि सरकार आखिर उन्हें पक्का करने को लेकर के क्या कदम उठाने वाली है। दरअसल इस पूरे मामले को लेकर के जो कानूनी पेचीदगियां हैं, क्योंकि इससे संबंधित मसले जो हैं वो कोर्ट के अंदर भी लंबित है, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट जहां इस पूरे मामले को लेकर के कोर्ट की जो पेचीदगियां हैं उन्हें देखना होगा, तो वहीं सरकार के समक्ष क्या क्या चुनौतियां हो सकती हैं उन सभी बातों को भी ध्यान में रखना होगा। इसके लिए सरकार ने दरअसल 23 तारीख को 9 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है और उसकी एक कल बैठक भी हो चुकी है, जिसमें 8 वरिष्ठ अधिकारी हैं और उन अधिकारियों को इससे संबंधित जो भी संभावनाएं हैं जो इसके आड़े आ सकती हैं या फिर जिनको ध्यान में रखना जरूरी है कि आगे अगर कोई कदम उठाया जाए तो कानूनी पेचीदगियां जो हैं उसके रास्ते में ना आए। देखिए कमल, चुनावी वक्त है और इस चुनावी वक्त में सरकार अगर इस प्रकार का कोई फैसला करने जा रही है, जो कि सरकार के इस कमेटी के गठन से और उसके बाद इसमें एक ड्राफ्ट पॉलिसी तैयार करने के जो आदेश है, उससे स्पष्ट हो रहा है कि सरकार की मंशा जो है कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने को लेकर के आगे बढ़ती नजर आ रही है और सकारात्मक तौर पर कच्चे कर्मचारियों को एक बड़ी राहत दी जा सकती है। इन 9 जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, ये कहा जा सकता है कि सभी पेचीदगियों को देखते हुए ड्राफ्ट पॉलिसी तैयार करके जो कैबिनेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के समक्ष लाने के लिए जो बात कही गई है, तो ऐसी स्थिति में ये देखना होगा कि कब तक ये पूरा जो ड्राफ्ट है वो तैयार कर लिया जाता है और इस ड्राफ्ट के बाद इसमें अवधि को भी जो है एक ग्राउंड रखा गया है। अवधि मतलब जो लोग 5 साल से कच्चे कर्मचारी हैं, 7 साल से कच्चे कर्मचारी हैं, 10 साल या उससे अधिक समय हो गया है कच्चे कर्मचारी रहते हुए, क्योंकि उन्हीं लोगों की ज्यादा मांग है जो ये मान रहे हैं कि उन्होंने अपने जो जीवन के बहुत से वर्ष जो है वो सरकार के अंदर कच्चे कर्मचारी के तौर पर नौकरी करते हुए दे दिए। तो ऐसी स्थिति में सरकार को भी उनकी जो पूरे तौर पर संज्ञान लेना चाहिए उनके रोजगार को सुनिश्चित करने को लेकर के। इसे लेकर के बड़ी संख्या में जो कच्चे कर्मचारी हैं वो इंतजार कर रहे हैं। अब वो संख्या क्या होगी वो भी इस बात पर आधारित होगी कि इसके अंदर समय अवधि कितनी रखी जाती है। 5 साल काम कर रहे कच्चे कर्मचारी होंगे, 7 साल से 10 साल या उससे अधिक के वर्ष से जो काम कर रहे हैं उन कच्चे कर्मचारियों को कंसीडर किया जाता है। इन तमाम चीजों को लेकर के और भी जो पेचीदगियां हैं, क्योंकि उसका असर जो है वो दूसरी तौर पर किस तरीके से देखने के लिए मिलेगा
अगर समय अवधि में जो है कम ज्यादा की जो समय अवधि के अगर कच्चे कर्मचारी रखे जाते हैं तो वो भी डिमांड कर सकते हैं जो इससे वंचित रह सकते हैं समय अवधि की वजह से या फिर किसी अन्य वजह से। तो सभी पेचीदगियों को देखते हुए ये 9 सदस्यीय कमेटी जो है इसकी एक ड्राफ्ट पॉलिसी तैयार करेगी, जिसके लिए सरकार की तरफ से आदेश दे दिए गए हैं। लगातार इसकी बैठकें हो रही हैं, कल भी इसकी एक बैठक हुई थी और कच्चे कर्मचारियों को एक बड़ी राहत सरकार दे सकती है। इस बात की जो है बानगी जो है इस कमेटी को बनाने को लेकर के सरकार की मंशा पूरे तौर पर स्पष्ट होती नजर आती है। जी और जितेंद्र बने रहे हमारे साथ, एक और अहम खबर पर आपसे चर्चा होगी, बातचीत होगी। सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स की बात करते हैं, हड़ताल खत्म हो गई है, एक बड़ी राहत की खबर है। और सरकार की यहां पर एक बात को लेकर तो तारीफ करनी होगी कि सरकार ने बहुत गंभीरता से इस विषय को देखा और बहुत जल्द ही सरकार ने डॉक्टर्स को मना भी लिया। HCMSA ने हड़ताल को खत्म करने का ऐलान भी कर दिया है और ये कल रात तक सवाल था कि हड़ताल खत्म होगी नहीं, और आखिरकार ये निर्णय ले लिया गया डॉक्टर्स की तरफ से। सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स काम पर लौट चुके हैं। APSCM अमित अग्रवाल जो कि इसमें बड़ी भूमिका निभाते नजर आए हैं। बैठक के बाद उनके साथ जो बैठक हुई उसके बाद फैसला लिया गया, ये तस्वीर आप देख सकते हैं। और इस तस्वीर में आप ये भी देख सकते हैं कि पहले जहां डॉक्टर्स हड़ताल पर थे, लेकिन एक निर्णय एक बैठक में होता है और उसके बाद उनको संतुष्टि होती है, आश्वासन मिलता है और अब जाकर ये हड़ताल खत्म होती है। लेकिन ऐसा हुआ कैसे, बहुत संक्षेप में बताइएगा। जितेंद्र चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्टेट हेड हमारे। जितेंद्र, बहुत संक्षेप में, समय की कमी है, ये कैसे संभव हुआ? पिछली बैठक में नहीं हो पाया, हड़ताल फिर जारी रही, थोड़ा सा आम लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन सरकार ने, मैं कहूंगा, त्वरित कोशिश की है, बहुत जल्द कोशिश की और अच्छे कोशिश, और नतीजा भी अच्छा रहा। ये कैसे हुआ? देखिए, बिल्कुल 25 तारीख से डॉक्टर्स की तरफ से अनिश्चितकालीन हड़ताल की बात कही थी। दो दौर की बैठक 25 तारीख को हुई थी, लेकिन एक ही डिमांड पर जो नोटिफिकेशन है वो हो पाया था, जो बॉन्ड की राशि कम करने को लेकर के था। कल भी ये हड़ताल जो है जारी रही। स्वास्थ्य व्यवस्था पूरे तरीके से प्रदेश के अंदर 2 दिन चरमराई रही। बहुत ज्यादा दिक्कतें जो है लोगों को रही इस दौरान, और ये तमाम बातें सरकार तक भी पहुंची। सरकार की तरफ से भी बिना समय गवाए, यानी कि ये जरूर कहा जा सकता है कि 2 दिन इसको लेकर के लगे डॉक्टर्स की इस एसोसिएशन को मनाने को लेकर के, लेकिन सरकार के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, APSCM हैं अमित अग्रवाल, उन्होंने डॉक्टर्स के इस प्रतिनिधि मंडल को बुलाया, यानी तीसरे दौर की वार्ता इसे कहा जा सकता है, और बुला करके एक ठोस आश्वासन देने का काम किया कि आप 15 अगस्त तक का वक्त दीजिए, उससे पहले जो आपकी डिमांड्स हैं उन पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। जिसके बाद डॉक्टर्स ने इस पर भरोसा करते हुए अपनी जो स्ट्राइक थी उसे वापस लेने का फैसला किया, चाहे वो भूख हड़ताल के तौर पर हो या फिर प्रदेश व्यापी अस्पतालों के अंदर हड़ताल के तौर पर। जी बने रहिए, एक और खबर है जिस पर हम आपसे जानकारी हासिल करेंगे। चंडीगढ़ में 5 अगस्त को हरियाणा कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। इस बैठक में कई अहम विषयों पर चर्चा होगी। सीधे जानकारी हासिल करते हैं, समय ना गवाते हुए। हमारे साथ हमारे स्टेट हेड लगातार जुड़े हुए, बड़ी जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर हैं। ये नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं इस बैठक को लेकर जो जारी किया गया है। जितेंद्र, सवाल ये है कि ये जो बैठक अब होने वाली है, और क्योंकि चुनाव नजदीक है, हर बैठक पर नजर बनी रहती है, हर बैठक बहुत अहम लगती है। ऐसा लगता है कि मानो सरकार एक के बाद कई बड़ी सौगातें हरियाणा के लोगों को दे भी सकती है, और लोगों को उम्मीद भी ज्यादा हो जाती है जब ऐसी कैबिनेट की बैठक बुलाई जाती है, क्योंकि इलेक्शन बहुत नजदीक है। इस बैठक से क्या उम्मीद लगाई जा सकती है? कौन कौन से बड़े निर्णय और कौन कौन से विषय ऐसे जिस पर बहुत गहन मंथन करके फैसले लिए जा सकते हैं? देखिए कमल, ये बैठक 3 नजरिए से जो है अभी तक काफी अहम मानी जा रही है। इसके जो एजेंडे हैं वो हालांकि तैयार कर लिए जाएंगे, उन एजेंडों को भी हम बैठक से पहले अपने दर्शकों तक पहुंचाने का काम करेंगे। लेकिन अभी जो 2 खबरें हमने अपने दर्शकों को खबर की तह तक कार्यक्रम के माध्यम से बताई है, जिसमें कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने को लेकर के बात है, और दूसरी अगर हम बात करें तो जो डॉक्टर्स की मांग है, इन तमाम विषयों को लेकर के भी इस कैबिनेट को काफी अहम माना जा सकता है। तीसरी और अहम बात यह है कि मानसून सत्र जो है वो बुलाया जा सकता है, इस बात को लेकर के भी सुगबुगाहट तेज है। हालांकि फैसला कैबिनेट की बैठक में होता है। इन तीनों बातों को लेकर के ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। इसके अलावा भी चुनावी समर जो है वो शुरू हो चुका है।
चुनाव आयोग की तरफ से बिगुल बजना भले ही बाकी हो, लेकिन पार्टियों की तरफ से अपना जो बिगुल है वो बजा दिया गया है। मीटिंग का दौर शुरू हो चुका है। ऐसी स्थिति में सत्ताधारी पार्टी भी इस प्रकार के फैसले जरूर करना चाहेगी जिससे कर्मचारियों को, आम लोगों को बड़ी राहत दी जा सके, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के बड़ी राहत दी जा सके। इसको लेकर के ये बैठक काफी अहम है और साथ ही साथ मॉनसून सत्र को लेकर के भी तारीख का ऐलान हो सकता है। इस बात को लेकर के भी इस बैठक से उम्मीद की जा रही है। इस प्रकार की बातें भी सामने आई है और जो एजेंडा होगा उस एजेंडे में और कौन कौन सी बातें शामिल की जाएंगी जनहित को लेकर के, उसके बारे में भी जब एजेंडा तैयार हो जाएगा, क्योंकि 5 अगस्त की ये बैठक बुलाई गई है सुबह 11 बजे, उससे पहले पहले तमाम इन पहलुओं पर सरकार अभी अध्ययन कर रही है और उससे पहले 3 या 4 तारीख तक जो एजेंडे हैं वो पूरे तौर पर तैयार हो जाएंगे और ये पता चल पाएगा कि किस प्रकार की राहत कच्चे कर्मचारियों को, डॉक्टर्स की मांगों को लेकर के, मॉनसून सत्र को लेकर के और अन्य विषयों को लेकर के एजेंडों के अंदर शामिल की गई है। जी बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए आपका जितेंद्र चौधरी। इस खबर पर भी अब आगे बढ़ते हुए हिमाचल प्रदेश की हम बात करेंगे। शिमला से एक अहम खबर, यहां भी हड़ताल चल रही है। हड़ताल पर हैं पटवारी और कानूनगो, जिनको नोटिस का आज आखिरी दिन है उनके लिए। स्टेट कैडर बनाने से नाराज हैं राजस्व अधिकारी, रेवेन्यू ऑफिसर्स। सरकार अपने रुख पर कायम है। सरकार के नोटिस का लिखित जवाब देंगे पटवारी और कानूनगो। हड़ताल के चलते ऑनलाइन सर्टिफिकेट का काम ठप पड़ा है। यह काम नहीं हो पा रहा है। मुश्किलें बढ़ रही हैं आम लोगों की, क्योंकि रोजाना काम करवाने के लिए लोग आते हैं लेकिन ऑनलाइन सर्टिफिकेट ही बनने पर नहीं पा रहे हैं, तो मुश्किलात खड़ी हो गई हैं। अब ऐसे में दिखने वाली बात है, क्या पटवारी और कानूनगो जिनकी हड़ताल है वो और अपनी ये लड़ाई आगे जारी रखेंगे या फिर सरकार के रुख के आगे नरम पड़ जाएंगे? इसी पर आधारित एक सवाल जो आपके मन में भी है, इसका जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। प्रदीप ठाकुर हमारे साथ हमारे ब्यूरो जुड़े हैं। प्रदीप, ये जो पटवारी और कानूनगो की हड़ताल है, लगातार खबर हमने दिखाई, इस पर हमने अपडेट भी दिया दर्शकों को। अभी तक की खबर यह है कि सरकार अपने रुख पर कायम है। सरकार क्या इस मामले में और ज्यादा हम कह सकते हैं सख्ती से काम करने वाली है या फिर आने वाले वक्त में कानूनगो और पटवारी की हड़ताल के सामने नरम भी पड़ सकती है? दूसरा सवाल यह है कि अगर ऐसा नहीं होता है और सख्ती जारी रहती है तो पटवारी और कानूनगो आगे क्या कर सकते हैं? हड़ताल के आगे क्या? बिल्कुल, देखिए, जो गतिरोध सरकार और पटवारी और कानूनगो जो महासंघ है उनके बीच में इस वक्त बना हुआ है, वो टूटने का नाम नहीं ले रहा है। और पहले भी कई स्तर पर वार्ताएं हुई हैं, लेकिन उसकी तरफ से, सरकार की तरफ से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। और उसके बाद जो राज्य सरकार की तरफ से पटवारी और कानूनगो को लेकर एक नोटिफिकेशन निकाली गई कि अब वो स्टेट काडर होंगे। उसके बाद से ये लड़ाई कहीं ना कहीं आर पार की हो गई थी और जो पटवारी और कानूनगो हैं उन्होंने जो एडिशनल चार्ज यानी अतिरिक्त जो कार्यभार उनको किया गया था कि दूसरे सर्कल का, उसका काम छोड़ दिया और वहां पर ऑनलाइन सेवाएं सारी ठप कर दी हैं। इस तरह की प्रदेश में स्थिति बनी हुई है और जो पटवारी और कानूनगो से जुड़े काम होते हैं, चाहे जमीन की रजिस्ट्री करनी है, इनकम सर्टिफिकेट लेना है और डे टू डे काम लोगों के पटवारियों के पास पड़ते हैं, वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुए हैं। ऑनलाइन सुविधाएं बंद है तो परेशानी भी लोगों को उठानी पड़ रही है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार की बात करें तो वो अपने रुख पर कायम है। पिछले कल शाम को भी राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने स्पष्ट किया कि जो स्टेट काडर बनाया गया है उसमें इनका अहित नहीं है, क्योंकि एक दौर पहले था जब सड़कें नहीं थी, सुविधाएं नहीं थी, कनेक्टिविटी का एक इश्यू रहता था। उस वक्त इनको दूर दराज क्षेत्रों में अपॉइंट किया गया है तो डिस्ट्रिक्ट काडर उस वक्त रखा गया था। लेकिन अब भी हैं और सब कुछ सुविधाएं हैं तो अब इनको स्टेट काडर किया गया है। लेकिन इनकी जो सीनियरिटी होती है कर्मचारी को, जो सबसे कर्मचारी यही चाहता है कि उसकी सीनियरिटी कभी खराब ना हो, विशिष्टता कभी खराब ना हो, तो वो स्टेट काडर बनने से भी खराब नहीं होगी। ये बात कहीं ना कहीं जगत सिंह नेगी की तरफ से, जो राजस्व मंत्री है उनकी तरफ से ये बात स्पष्ट की गई है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात कानूनगो और पटवारियों की है तो उनका साफ कहना है कि एक तो हमें स्टेट काडर बिल्कुल मंजूर नहीं है, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है प्रदेश में। उनको ऑनलाइन काम की सुविधाएं तो दे दी गई, लेकिन ना तो लैपटॉप है, ना गए हैं और जो मोबाइल भत्ता भी है वो मात्र है। और इसी तरह से उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप भी छोड़े। और जिस तरह से सरकार का रुख लग रहा है और 2 दिन पहले नोटिस भी कायदा निकाला गया कि 48 घंटे के भीतर अगर आप काम पर वापस नहीं लौटते हैं आपके सस्पेंशन जैसा कदम उठाया जा सकता है। तो ये सख्ती दिखाने की राज्य सरकार ने की है। लेकिन यहाँ पर जो कर्मचारी हैं उनका कहना है कि हम सरकार के नोटिस जवाब देंगे, लेकिन जब तक ऑन टेबल वार्ता नहीं होती और उसमें ठोस निर्णय नहीं निकाला जाता
तब तक हम इस जो ये एक सांकेतिक तरह की हड़ताल है उससे पीछे नहीं हटेंगे, और अगर फिर भी बात नहीं बनी तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन किया जा सकता है। तो पटवारी और कानूनगो क्योंकि काफी महत्वपूर्ण एक जिम्मेदारी रखते हैं, और अभी देश में बरसात का मौसम चला है, जब भी डिजास्टर आता है तो सबसे पहले पटवारी को मौके पर पहुंचना पड़ता है, मौका करना पड़ता है, वहां देखना पड़ता है नुकसान कितना हुआ है, उसका सारा आंकलन करना पड़ता है। तो अगर ये नहीं होगा तो परेशानी दोनों तरफ से होगी, कर्मचारियों को और उसके साथ साथ जनता को भी। लेकिन अब देखना ये होगा कि बीच का मार्ग इसमें क्या निकाला जाता है, क्या उनके मसले को हल किया जाता है, या कोई ठोस आश्वासन देकर बनाया जाता है कि आप काम पर लौटें, जो अभी प्रभावित हुआ है काम वो सुचारू रूप से चल सके। जी कमल, आपने जिस तरह से बताया कि सरकार सख्त कदम उठाने के लिए तैयार है, लेकिन इसके इतर सरकार पर दबाव किस तरह से आप मानते हैं? क्योंकि राजनीतिक तौर पर विपक्ष तो जरूर इस मुद्दे पर सरकार को घेर ही रहा होगा, और जयराम ठाकुर नेता प्रतिपक्ष हैं, वो तो हर मुद्दे पर सरकार से सवाल जवाब करते भी रहते हैं। तो एक प्रेशर जो सरकार पर बनाने की कोशिश पटवारी और कानूनगो की है, तो राजनीतिक तौर पर क्या विपक्ष का दबाव भी थोड़ा बहुत काम आ सकता है, या फिर आपको लगता है कि सरकार इसके मूड में नहीं है कि बस सख्ती करनी है तो करनी है? बिल्कुल, देखिए, जो अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व की तरफ से बाकायदा ऑर्डर निकाले गए थे और सभी जिला के डीसी को कहा गया था कि आप इन्हें निर्देश की काम पर लौटें, उसमें सख्त लहजा यानी सख्त जो है उसमें लिखा गया है कि आपको इस तरह के कदम आप नहीं उठा सकते हैं। आपको जो व्हाट्सएप ग्रुप आपने छोड़े हैं उनको फिर से ज्वाइन कीजिए, और इसके साथ साथ ऑनलाइन सेवाएं को शुरू करें। लोगों का काम प्रभावित नहीं होना चाहिए, उन्हें परेशानी नहीं होनी चाहिए, और सख्ती से कहा गया था कि आपकी सर्विस ब्रेक हो जाएगी, आपको सस्पेंशन जैसा कदम आपके खिलाफ उठाया जा सकता है, शासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। दूसरे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार ने सख्ती दिखाने की कोशिश की है, लेकिन दूसरी तरफ से महासंघ का कहना है कि सरकार डराने का काम हमें कर रही है। उन्होंने बाकायदा इस पर ध्यान भी दिया है, लेकिन इसके साथ साथ विपक्ष भी सवाल उठा रहा है। विपक्ष की तरफ से पहले ही इसके लेकर बयान आ चुका है कि लोगों के काम प्रभावित हो रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, इस समस्या का जल्द से जल्द निपटारा जो है सरकार जरूर रहता है जब विपक्ष इस तरह के सवाल उठाता है। लेकिन ये आंदोलन ज्यादा लंबा ना चले, अगर ऐसा होता है तो उस स्थिति में परेशानी बहुत ज्यादा होगी आम लोगों को, क्योंकि कई ऐसे छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं जिन्होंने आवेदन करने हैं, तो कहीं नौकरी के लिए आवेदन करना है, उनको इनकम सर्टिफिकेट जरूरी चाहिए, या फिर और फैक्टर सर्टिफिकेट जो है उसकी वेरिफिकेशन भी एक तरह से पटवारी करते हैं। जमीनों से जुड़े जो रिकॉर्ड हैं उसको मेंटेन करना है, उसको किसी की रजिस्ट्री करनी है, किसी का इंतकाल करना है, ये सारे काम हैं वो भी करने को है। तो ये सारी चीजें मसले हैं जो लोगों को परेशान कर सकते हैं, लेकिन इसमें यही देखना है अब कि सरकार इसमें मध्यस्थता किस तरह से करती है। ठीक है प्रदीप, आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण ये विषय है और देखने वाली बात है कानूनगो या फिर पटवारी अपनी हड़ताल खत्म करते हैं या नहीं। खबर की टक में इतना ही। अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।